गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जो असल में पूरी दुनिया के व्यापार की नींव है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर बंदरगाहों पर उन विशाल मालवाहक जहाजों को देखते हैं या खबरों में सुनते हैं कि करोड़ों डॉलर का माल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेजा जा रहा है। रोज का ही काम है ये। हाँ, लेकिन उस माल की सुरक्षा के पीछे जो पूरा वित्तीय तंत्र काम करता है, यानी मरीन इंश्योरेंस या समुद्री बीमा, उसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। सही बात है, लोग बस माल पहुंचने पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन नामक एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब ये बड़े बड़े जहाज समंदर की लहरों पर उतरते हैं तो उनके बीमा की कीमत यानी प्रीमियम आखिर तय कैसे होता है। ये सिर्फ कोई साधारण स्प्रेडशीट का काम नहीं है। हाँ, ठीक कहा आपने। ये जोखिमों, सुरक्षा और अनिश्चितताओं का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह समझना है कि मरीन इंश्योरेंस में प्रीमियम महज कोई फिक्स्ड फीस नहीं है जो बस एक बार दे दी जाए। ये वो राशि है जो बीमा धारक, मतलब कोई भी निर्यातक या शिपिंग कंपनी, बीमाकर्ता को उस वित्तीय सुरक्षा जाल के बदले चुकाती है। तो मतलब वो एक तरह से मन की शांति खरीद रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। बीमाकर्ता असल में उस कवरेज के बदले भविष्य की अनिश्चितताओं को खरीद रहा है, और उस अनिश्चितता की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस विशिष्ट यात्रा में क्या क्या गलत हो सकता है। और अगर कुछ गलत होता है तो उसका वित्तीय झटका कितना बड़ा होगा। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और यहीं से उन कारकों की शुरुआत होती है जो इस प्रीमियम को तय करते हैं। स्रोत में ऐसे 7 प्रमुख कारकों का जिक्र है। कारक जो सामने आता है वो है कार्गो की प्रकृति। मतलब जहाज पर असल में लादा क्या जा रहा है। ये बहुत अहम है। जैसे कि अगर कोई कंपनी लोहे के गर्डर भेज रही है तो उसका जोखिम उस कंपनी से बहुत अलग होगा जो ताजे फल या बहुत महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेज रही है। जाहिर सी बात है। क्योंकि माल अगर खराब होने वाला है, जिसे पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, हाँ। या फिर बहुत कीमती है, तो नुकसान का जोखिम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यार, सबसे आकर्षक बात यह है कि बीमा कंपनियां सिर्फ उस माल का वित्तीय मूल्य नहीं देखती हैं। अच्छा। हाँ, वे माल के स्वभाव और उसकी संवेदनशीलता का बहुत गहराई से विश्लेषण करती हैं। मतलब लोहे के गड्ढर समंदर की नमी या छोटे मोटे झटकों से तो खराब नहीं होंगे। हाँ, वो तो मजबूत होते हैं। लेकिन अगर कंटेनर में ताजे फल हैं तो सोचिए, तापमान नियंत्रण प्रणाली में एक छोटी सी तकनीकी खराबी पूरे माल को बर्बाद कर सकती है। अरे हाँ, वो तो पूरा का पूरा कंटेनर ही सड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो नमी का खतरा तो है ही, साथ ही चोरी या पिलफरेज का जोखिम भी बहुत अधिक होता है। इसलिए जोखिम जितना अधिक होगा, प्रीमियम भी उतना ही ऊपर जाएगा। ये तो हुई माल के स्वभाव के बात। लेकिन प्रीमियम तय करने में वित्तीय सीमाएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मेरा मतलब है,
कवरेज लिमिट्स और डिडक्टिबल्स से। हाँ, ये पूरी तरह से वित्तीय रणनीति का हिस्सा है। मतलब बीमा धारक कितनी देयता या लाइबिलिटी की सीमा चुनता है। अगर किसी कंपनी को अपने करोड़ों के माल के लिए अधिकतम कवरेज चाहिए तो प्रीमियम का ज्यादा होना तो स्वाभाविक है। एकदम सही। लेकिन ये डिडक्टिबल्स का जो गणित है वो थोड़ा दिलचस्प लगा मुझे। वो असल में एक तरह का वित्तीय व्यापार या ट्रेड ऑफ है। बड़ी शिपिंग कंपनियां जानबूझकर उच्च डिडक्टिबल चुनती हैं। मतलब वो दावों का एक हिस्सा खुद उठाने को तैयार हो जाती हैं? हाँ, वे बीमाकर्ता से समझौता करती हैं कि नुकसान का एक निश्चित छोटा हिस्सा वो खुद अपनी बैलेंस शीट से भरेंगी। तो इससे बीमा कंपनी को क्या फायदा होता है? बीमा कंपनी का प्रशासनिक खर्च और छोटे दावों की जो सिरदर्दी है वो कम हो जाती है। इसके बदले में वे प्रीमियम दरों में भारी छूट दे देते हैं। अरे वाह, मतलब दोनों का फायदा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कवरेज और डिडक्टिबल्स तो सिर्फ कागजी या वित्तीय निर्णय हो गए, लेकिन असली अनिश्चितता तो समंदर की लहरों में है। केवल माल या पैसा ही नहीं, बल्कि यात्रा का विवरण और रास्ता भी प्रीमियम तय करने में बहुत अहम है। बिल्कुल, रास्ते की दूरी और यात्रा की अवधि। जहाज जितनी लंबी यात्रा करेगा, माल उतनी ही अधिक समय तक जोखिम में रहेगा। मतलब अगर जहाज मुंबई से दुबई जा रहा है तो जोखिम कम है? हाँ, क्योंकि एक्सपोजर टाइम कम है। लेकिन वही जहाज अगर मुंबई से रॉटरडम जा रहा है तो माल हफ्तों तक समंदर की अप्रत्याशित स्थितियों के बीच रहेगा। और शायद जोखिम का आकलन भी इसी पर निर्भर करता है ना, जो तीसरा कारक है। हाँ, जोखिम आकलन या रिस्क असेसमेंट। इसमें बीमाकर्ता ऐतिहासिक डेटा पर बहुत निर्भर करते हैं। वे मौसम की स्थिति, तूफानों का इतिहास, सब कुछ खंगालते हैं। पर एक बात सोचिए, आज के समय में हमारे पास रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग है, आधुनिक रडार हैं। क्या तकनीक से इन जोखिमों को कम नहीं किया जा सकता? तकनीक ने मदद तो बहुत की है, लेकिन भौतिक खतरों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सही बात है। अगर किसी रास्ते पर अतीत में भयंकर तूफान आए हैं तो सैटेलाइट आपको चेतावनी तो दे देगा, लेकिन बीच समुद्र से जहाज को गायब थोड़ी कर देगा। ये तो है, जहाज को तो उसी रास्ते से गुजरना है। और इसी जोखिम आकलन में एक और चीज थी जिसने मुझे बहुत हैरान किया। क्या? समुद्री डाकुओं यानी पायरेसी का खतरा और राजनीतिक अस्थिरता। ओहो, हाँ। मतलब आधुनिक संचार के इस दौर में भी समुद्री डाकुओं जैसे कारक प्रीमियम की गणित को इतना प्रभावित करते हैं। सुनने में तो किसी पुरानी फिल्म जैसा लगता है। सुनने में भले ही लगे, लेकिन ये आज की बहुत कठोर सच्चाई है। सोमालिया के तट, अदन की खानी या मलक्का जलडमरू मध्य, इन क्षेत्रों में डकैती का एक स्थापित इतिहास है। मतलब ये सिर्फ चोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें जहाज का अपहरण, क्रू को बंधक बनाना, हफ्तों तक चलने वाली फिरौती की मांग शामिल है। और राजनीतिक अस्थिरता भी वैसा ही है। जैसे अचानक कोई युद्ध छिड़ जाना। हाँ, या बंदरगाह रातों रात बंद हो जाना। बीमाकर्ता इस ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा को देखते हैं और जोखिम अधिक होने पर प्रीमियम सीधा ऊपर चला जाता है। मतलब बीमा कंपनियों को किसी भी तरह का सरप्राइज पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब इस सब के बाद जो चौथा कारक आता है वो है खुद जहाज की जानकारी और उसकी स्थिति। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बहुत साफ है कि जिस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों का माल रखा है उसकी मजबूती तो मायने रखेगी ही। मतलब जहाज कितना पुराना है? हाँ, उसकी उम्र, उसकी स्थिति और सुरक्षा रिकॉर्ड। एक नया अच्छी तरह से मेंटेन किया गया जहाज पुराने जहाज की तुलना में कम प्रीमियम आकर्षित करेगा, क्योंकि पुराने जहाजों में मेटल फटीग या इंजन फेल होने का खतरा ज्यादा होगा। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है हमारा छठा और सातवां कारक, दावों का इतिहास यानी क्लेम्स हिस्ट्री। ये तो वैसा ही है ना जैसे हमारी कार इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस होता है। बिल्कुल वैसा ही। दावों का इतिहास बीमाकर्ता के लिए एक व्यवहार संबंधी संकेतक है। अगर किसी शिपिंग कंपनी ने अतीत में बार बार बड़े नुकसान के दावे किए हैं तो बीमाकर्ता समझ जाएंगे कि इनका प्रबंधन शायद लापरवाह है। हाँ, और उनका प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा। वहीं साफ इतिहास होने पर प्रीमियम दरें अनुकूल और कम होती हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन सातों कारकों को एक साथ मिलाते हैं तो असल दुनिया में ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हम उस बहुत ही बढ़िया उदाहरण पर चलते हैं जो स्रोत में दिया गया है। वो गुजरात वाले निर्यातक का। हाँ, मान लीजिए गुजरात का एक बड़ा कपड़ा निर्यातक मुंद्रा बंदरगाह से संयुक्त राज्य अमेरिका तक कपड़ों की एक बड़ी खेप भेज रहा है। चलिए इस सफर का एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं। पहला कारक था कार्गो की प्रकृति। यहाँ हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े हैं तो नमी और कंटेनर स्वेट से खराब हो सकते हैं और कीमती होने के कारण चोरी का खतरा भी है। तो इसका नतीजा क्या होगा? प्रीमियम बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरा है यात्रा का विवरण।
मुंद्रा से अमेरिका, ये एक बहुत लंबी दूरी की समुद्री यात्रा है जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र शामिल है। और इसमें स्वेस नहर या केप ऑफ गुड होप जैसे चोक पॉइंट्स आ सकते हैं। लंबी यात्रा मतलब लंबा जोखिम, तो यहाँ भी प्रीमियम फिर से बढ़ेगा। फिर आता है तीसरा कारक, जोखिम आकलन। ऐतिहासिक डेटा दिखाता है कि इस मार्ग पर खराब मौसम और पायरेसी का खतरा मौजूद है। तो ये तीसरा कारक भी प्रीमियम के ग्राफ को और ऊपर की तरफ ढकेल देगा। लेकिन चौथे कारक में निर्यातक थोड़ी समझदारी दिखाता है। जहाज की जानकारी, उसने एक प्रतिष्ठित शिपिंग लाइन चुनी है जिसके जहाज एकदम आधुनिक और सुरक्षित हैं। हाँ, और ये बहुत सकारात्मक निर्णय है। आधुनिक जहाज खराब मौसम में बेहतर टिक सकता है, तो ये कारक उस बढ़ते हुए प्रीमियम को कुछ हद तक नीचे लाने में मदद करेगा। पांचवा बिंदु है वित्तीय विकल्प। निर्यातक ने व्यापक कवरेज चुना है और डिडक्टिबल बहुत कम रखा है, क्योंकि वो कोई जोखिम खुद नहीं उठाना चाहता। सारी देयता बीमा कंपनी पर है, इसलिए बीमा कंपनी प्रीमियम बढ़ा देगी। और अंत में दावों का इतिहास। इस निर्यातक का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है, कोई पुराना मरीन क्लेम नहीं है। और ये उनके पक्ष में सबसे मजबूत बात है। बीमाकर्ता उन्हें एक पसंदीदा ग्राहक मानेंगे। इस अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण कुल प्रीमियम काफी हद तक संतुलित होकर नीचे आ जाएगा। मतलब ये कोई फिक्स्ड रेट कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्गो, मौसम, इतिहास, जहाज की मजबूती और मानवीय निर्णयों का एक बहुत ही जटिल और गतिशील संतुलन है। सच में, जब कोई जहाज सुरक्षित पहुंचता है तो उसके पीछे इस बारीक गणित की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, पूरी चर्चा में हमने देखा कि बीमाकर्ता ऐतिहासिक नुकसान डेटा और मौसम के पुराने पैटर्न पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वे अतीत देखकर भविष्य की कीमत तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब मौसम अभूतपूर्व रूप से अप्रत्याशित हो रहा है। ऐसे तूफान आ रहे हैं जो इतिहास में पहले कभी दर्ज ही नहीं हुए। बाप रे, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ऐतिहासिक डेटा भविष्य की इन चरम मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से विफल हो जाएगा, तो समुद्री बीमा उद्योग प्रीमियम की गणना कैसे करेगा? क्या जोखिम तय करने की ये सदियों पुरानी प्रणाली पूरी तरह से चरमरा नहीं जाएगी?